बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मेरे साथ मौजूद हैं खबर नईम हाशमी साहब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के पिछले हफ्ते उनके मुतल्लक, उनके मुस्तकबिल के मुतल्लक बहुत गर्म अफवाहें रही जो अब भी चल रही हैं। तो पाकिस्तान लाहौर का दौरा कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैसले होंगे और इस बार अभी गालिबन फैसला हो जाएगा कि जो लोगों की अफवाहें थी या तजिया था वो किस हद तक दुरुस्त है। और बहुत ज़्यादा मनसूबों पर ये उनका दौरा बड़ा खसूसी अहमियत का हामिल है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीए में जो जाली पायलट्स के मुतल्लक वज़ीर हवाबाजी ने ऐवान में बयान दिया जिसके तहत ये कई मुल्कों में परवाजें बंद कर दी गई, तो उस पर उन्होंने कहा है कि वज़ीर हवाबाजी मुस्तफ़ी हों और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस्तीफ़ा दें। तीसरा हमारा मौजू इससे भी अहम है कि बलूचिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है और सियासी पार्टियां जैसे शतरंज की एक खेल होता है, कभी प्यादा आगे, कभी बादशाह आगे और कभी जो डार्क हार्स होता है। बलूचिस्तान पर इस वक्त बड़ा फोकस है जिसके असरात नेशनल असम्बली पर भी पड़ सकते हैं। ये हमारे मौजू रहेंगे। नईम हाशमी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा इस टाइम इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि बुज़दार साहब के मुतल्लक हर लम्हे हर घंटा, यानी पिछला हफ्ता तो आपने देखा कि कोई सीरीज चल रही थी, क्या कहेंगे? ये कल मैंने आपको बताया था कि मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि बुज़दार साहब जो है वो आउट हो रहे हैं या उनकी जगह कोई और आ रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब का घर है, वेलकम, कल लाहौर में आ रहे हैं, तो उनका दौरा इस हिसाब से तो एक अहमियत का हामिल है कि पंजाब की जो हुक्मरानी है उसमें कुछ कैबिनेट में चेंजेस आ सकती हैं, कोई कलमदान बदल सकते हैं और इम्कान ये भी है कि बहुत सारे नए चेहरे मुमकिन है कि वो इंडक्ट करें और कुछ लोगों की छुट्टी करा दी जाए। और दूसरी इससे भी बढ़कर जो अहमियत है इस दौरे की वो ये है कि ये जो नून लीग के एमपीएज मिलते रहे हैं, 7 की तादाद है या 5 तादाद है या 25 है या 50 है, जो भी नहीं, जो हमने देखा है, जो बताया गया आज तक वो तो यही था कि 5 से लेके 7 तक। आज इनका जो वजीर इत्तलात 25 का किया था, नहीं गया आज इन्होंने जो उनके वजीर इत्तलात हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने दावा कर दिया है जी कि नून लीग के 50 आदमी जो हमारे साथ आ चुके हैं। तो इस दावे को मैं एक बढ़क के सिवा कुछ नहीं समझता कि अगर पॉइंट सिक्योरिंग है, यानी जैसे पता नहीं, मुमकिन है उनको अपना खतरा ना हो कि पहले उनकी सकाफत गई है तो कहीं चेंजिंग में ना आ जाए, उन्होंने 50 की लाइन दे दी है। अच्छा, तो अगर फयाजुल हसन चौहान का ये दावा किसी तौर दुरुस्त साबित हो कि नून लीग के 50 लोग जो हैं वो पीटीआई में यक वक्त शामिल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में फिर बाकी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रह जाती, बाकी सारी अफवाहें ख़त्म हो जाती हैं और इमरान खान और उनकी हुकूमत जो है वो बाकी चीज़ें छोड़कर जिंदाबाद जिंदाबाद हो जाती है। मेरे नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत अगर 50 भी हो जाएं, वो धड़ा जब तक अक्सरियत हासिल ना कर ले उसकी कानूनी हैसियत नहीं रहती, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और ये है कि वो ये कर सकते हैं, मतलब जिस तरह खुफिया कई दफ़ा आपने देखा अवान में वोटिंग होती है तो वोट कहाँ से पड़ते हैं, पड़ते रहे हैं बजट से पहले भी। जब कोई अहम यानी कोई बिल पेश होता है तो पता चलता है कि भी ये वोट 14-15 कहाँ से आए। नेशनल असम्बली में भी हुआ, ये हुआ है कौमी असम्बली में 12-13 वोटों का फर्क जो है उनको पता नहीं चला था, लेकिन नाम भी निकाल लिए गए थे। और यहाँ पर भी अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो हम पहले हम साथ सुन रहे थे तो इकबाल शाह साहब, तादाद 10 हो सकती है, बहुत आप क़यामत ढालेंगे तो 12 हो सकती है, अगर तादाद 50 हो सकती है तो फिर तो मेरे ख्याल में नहीं, फिर मुस्लिम लीग की एक पुरानी तारीख भी आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। फिर ये जब चलते हैं ना फिर इकट्ठे चल पड़ते हैं। मुझे गुलाम हैदर वाइन साहब का ज़माना मुझे बड़ा याद है कि दिन के तकरीबन कोई 10-11 बजे 14 लोग मौजूद थे मंजूर भट्टू के पास। तो देखा जब उस वक्त नून लीग में थे, देखा चलते चलते तो आपने देखा फिर क्या बना, यानी बना ये कि शाम तक डेरा गाजी खान के भी लोग पहुंच गया और 156 तक। देखिए उस वक्त जो सूरत हाल थी वो स्टैब्लिशमेंट एक खुली पॉलिटिक्स कर रही थी
اس وقت جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ غلام اسحاق ہیں بٹ 58(2)B تھا. اب جو پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے، یعنی وہ کسی وقت بھی اپنا یہ ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ. السلام علیکم سعدیہ سہیل صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت خوشی ہوئی آپ سے، بڑی دیر بعد ملاقات ہو رہی ہے. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ خیر و عافیت ہیں سب؟ شکر ہے. تو وزیر اعظم پاکستان یعنی لاہور میں ایک بہت، میں سمجھتا ہوں ویسے تو وزیر اعظم کا آنا لاہور میں کوئی خاص نہیں ہوتا، بہت سی چیزوں کے فیصلے کر دے گا. ایک تو جو پچھلے دنوں افواہیں پھیلی تھیں یا مینج کیا جا رہا تھا، عثمان اتھارٹی ہے، آٹا بحران ہے، شجرکاری مہم ملاقات بھی آپ نے درمیان میں کوئی میرا نقاب لگا لی ہوئی ہے یا نہیں لگائی، تو آئندہ بلدیاتی الیکشن پر بھی یہ کافی بڑے بڑے ہوئیں گے فیصلے. سر میرا بات کیجیے. جی آپ میرا موقف لینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. جی. وزیر اعظم کا یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے اس ٹائم ایک تو بہت بڑا پروجیکٹ LGA ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی ہے، ریور راوی کے حوالے سے بھی ہے، اور ایک اور رہائشی فلیٹس بنانے کا ہائی رائز کی طرف، کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں اور اس میں بہت ہی انتہائی کم قیمت جو ایک کم سیلری والا بھی افورڈ کر سکے، اس سے لے کے لگژری اپارٹمنٹ تک بھی بنانے جا رہا ہے. LDA کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے حوالے سے بھی خان صاحب کے خود پرائم منسٹر صاحب اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے اور خود اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت ممکنات ہے کہ اس کا افتتاح بھی انہی کے ہاتھوں ہو جائے اسی ٹور میں. نہیں ظاہر ہے انہوں نے یہ افتتاح کے لیے کل کا دن تو میری نظر میں تو بڑا ہیوی ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کہہ رہی ہیں پھر ان کا شجرکاری مہم بھی ہے، تو شجرکاری مہم اور تمام معاملات. اور ویسے ہی دیکھیے پرائم منسٹر کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے تمام صوبوں کے ساتھ آن بورڈ رہیں، ان کی رپورٹ خود جا کے. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارے پرائم منسٹر ہمیشہ بلیو اس پہ کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر حکومت کرنے والے پرائم منسٹر نہیں ہیں. کب تک عثمان بزدار صاحب کو وہ یعنی سپورٹ کرتے رہیں گے، اور یہاں آپ کے سامنے آپ بھی حصہ ہی ہیں سب سوسائٹی کا، لوگوں کو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. محکموں میں جو نیچے پبلک ڈیلنگ کے محکمے ہیں ان میں رشوتستانی اور رفاق، وہ تو آپ کے سامنے وہ تو نہیں ہو سکی. نہیں دیکھیے نا، اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ میرا نہیں خیال کہ میرا خیال عثمان بزدار صاحب نے بحیثیت CM چاروں صوبوں میں جو پینڈیمک کے حالات میں جو اپنی پروجیکٹ دکھا دی ہے اور جو کام کر دیا، اس کی تو مثال نہیں مل رہی. خاص ایسا بڑا سا کام ذرا بتائیں، بڑا سا کام. میں آپ کو 10,000 کام ایک پروگرام کر سکتی ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات کی انہوں نے جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا مخصوص اور محدود ذرائع کے ساتھ جس طرح تمام انہوں نے فیصلہ سازی کی ہے، ہینڈل کیا. آج وینٹیلیٹر آپ خود بنا رہے ہیں. آج الحمدللہ جو اس کے آئسولیشن سینٹر سے کس طرح تیزی پہ کام ہوا، اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کس طرح پینڈیمک کو کنٹرول کیا گیا. خاور صاحب آپ سے بات کرنے ہلو خاور صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں. خاور صاحب بتائیے. نہیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. انہوں نے کام بھی کیے ہیں بزدار صاحب نے، اور انہیں ماننا چاہیے بزدار صاحب نے کام کیے ہیں اور ان کو موقع ملنا چاہیے. عمران خان اگر ان پر ہاتھ ہے تو بلا وجہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں بالکل. لیکن عمران خان صاحب کو کل لاہور میں باقی ضروری کام تو کرنے چاہیے، شجرکاری بھی کرنی چاہیے، نیا شہر بسانے کے لیے اس کا افتتاح بھی کرنا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن میرے نزدیک آج بلاول بھٹو نے جو ایک الزام لگایا ہے کلبھوشن کے حوالے سے، بھارتی جاسوس کے حوالے سے، اور ایک آرڈیننس، صدارتی آرڈیننس کی بات کی ہے جس کا عوام کو علم نہیں ہے، اور خفیہ طور پر ایک صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور الزام ہے بلاول بھٹو کا کہ یہ کلبھوشن کو رعایتیں دینے کے لیے خفیہ طور پہ. مجھے نہیں سمجھ لگی، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ کوئی صدارتی آرڈیننس ہو اور اس کو پبلک نہ کیا گیا ہو اور اس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے آج اس کو سامنے لے کے آئے. یہ بات سننے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی آرڈیننس ہو تو پبلک ہوئے بغیر، وہ ہاؤس میں آئے بغیر اس سے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کل ان کو وضاحت کرنی چاہیے اس کی. بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کرسچیانی ملی کھمبا نوچے،
सिंध की सूरत हाल आप सबके सामने है। मुसलसल सिंध में हुकूमत करने के बाद पीपल्स पार्टी जो है अपने गिरबान में अगर झांके और करप्शन की बातें की करते हैं, क्योंकि वो से अच्छी नहीं लगती। अच्छा सादिया, बात ये है कि सादिया मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, इस ऑर्डिनेंस की जो कॉपियां हैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने हासिल कर ली हैं। ये ऑर्डिनेंस जो है इज देयर। कोई ऑर्डिनेंस हो वो अभी तक किए बगैर, हाउस में आए बगैर कैसे लागू हो सकता है? अच्छा जब आप ये बताएं, वो बात हो गई, बात ठीक आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस उनका मौका खबर सब ठीक चल रही है। अगर कोई ऐसे ऑर्डिनेंस हो, अच्छा अब ये अब आपकी अब सादिया आपकी फतूहात तो जाहिर है दुरुस्त है, जो भी गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये जो एक ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी वजीर आला को मिल रहा है, ये बड़ी पुरानी सियासत है, इसको हाउस ट्रेडिंग भी कहते रहे, डेवलपमेंट फंड के नाम पर ही बात करते रहे। कल को अगर ये रिवर्स हो तो फिर कैसा लगेगा? क्योंकि इस पर बड़ा जरा अपना टेक दीजिए। देखिए मैं ये समझती हूँ, मैं आपको पता है कि मैं नजरियाती वर्कर हूँ। मैंने इसी पार्टी में ग्रासरूट से काम करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इज्जत हासिल की है। मैं इस चीज को समझती हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है ना तो अपने मफादात से बालातर होकर नजरिए पे करनी चाहिए। मैं खुद एक नजरियाती वर्कर हूँ। अगर कोई नजरिए को पसंद करते हुए खान साहब के नजरिए को, प्राइम मिनिस्टर के नजरिए के ऐसे इम्प्रेस होके वो आता है, वो देखता है कि यही सही रास्ता है, ये तो आप तो बड़ा डिवोटेड वर्कर है। ये पाकिस्तान में उस वक्त सारे अच्छे लगने लग जाते हैं, जब ये परिंदे उड़ते हैं तो फिर कभी किसी शाख मैं पर जानती हूँ फर्जी बटेरे भी होते हैं जो वक्त के साथ साथ आते और चले जाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जो अपने मफादात की गिर्द घूमता है उसकी शिकस्त होती होती है। वो 4 दिन उस पार्टी में होता है, 4 दिन उस पार्टी में होता है, वो लोग रिलायबल नहीं होते हैं सच। सादिया साहब बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत मेहरबानी, आप वक्त निकाला। अच्छा खासा बस इस पर हम खुद बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो पार्टी वर्कर का मजबूरी भी होती है, वो किसी पार्टी का भी हो। यानी आज आपके सामने वो हम ज़रा दूसरे मौजू की तरफ दोबारा जाएंगे जब तो उस पर फिर बात करेंगे राना सनाउल्लाह की। इस वक्त बेताशा यानी अवामी मसाइल से हट के, वो तो है किसी का भी लेना देना नहीं है। लाहौर में दौरे का मकसद, वहाँ से भी आपको पता है कि मसरूफियत वज़ीर-ए-आज़म की होती हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो PI एक पर मीटिंग ले रहे हैं और उस पर वो जो यानी फेक लाइसेंस वाले थे उसकी जो पूरी दुनिया में हमारी जागन छाई हुई है। एक बात तो दुरुस्त है कि जो असम्बली में बड़ी बात की गई वो बात उतनी सही नहीं थी। यानी पहले इंक्वायरी करते, पहले 262 कहते रहे, फिर कहते रहे 48 हैं, कोई कहते रहे कितने हैं। जब तक आप वेरिफिकेशन ना करें, आपने पूरी दुनिया में अपनी यानी फ्लाइट्स बंद करवा ली हैं, तो अब आप कहते हैं जी कि उनमें से हमने क्लियर कर दिए हैं, इतने क्लियर कर दिए, तो ये भी तो एक। जिस दिन सरवर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उसी दिन इस पे प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, और मैंने आपको बताया था कि सरवर खान जो एदाद शुमार दे रहे हैं ये इनकी हुकूमत के नहीं है, और ये माजी की हुकूमतों के एदाद शुमार है, और ये वाक़यात माजी की हुकूमतों पे है। इस पे इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, इस पे बहुत हमने लंबा एक प्रोग्राम किया था इस पे। तो इस पे जो हमारे वजीर हवाबाजी हैं, इनके इस एक्ट पे जिसने पाकिस्तान का चेहरा ही बदल दिया दुनिया में, कि एक ऐसा मुल्क है जिसके पायलट ही जाली होते हैं। सिविल एविएशन में इस पर बड़ा और पालपा ने तो कहा है, लेकिन असल में जो खुद लोग हैं सिविल उन्होंने कहा ये गलत है। ये क्यों मंजर से गायब हो गए? वो इनका चेहरा गायब हो गया, ये टीवी स्क्रीनों पर नहीं, वो तो कल भी आए हुए थे, कल उन्होंने टीवी स्क्रीन पर बड़ा डटे हुए थे, वो अब भी कहते हैं, कल मैंने देखा कितने दिनों के बाद आए, काफी दिनों के बाद, कितने दिन उन्होंने कहा जी मैं तो उस चीज पर डटा हुआ हूँ, वो फेक है, हम जहाजों को जो लोगों की यानी जानों की तो नहीं हम कीमत अदा कर सकते, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर हम जरा रहते हैं कि कल जो मैं देख रहा, तो इसी पर हम थोड़ा सा और बात करके वो कर रहे मौजू की तरफ चलेंगे। तो नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।